दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम देखेंगे एमएचटी सीईटी क्लास 12 बायोलॉजी बेसिक वीडियोस। इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। इसका ऑलरेडी पार्ट 1 हमने बना दिया है, अभी ये हम पार्ट 2 इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ओके, 2 पार्ट के अंदर ये पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। इसके अंदर कुछ रिडक्शन नहीं है, पूरा का पूरा डिटेल चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा एमएचटी सीईटी 2021 एंड 2022 के लिए भी। ओके, तो ये ध्यान में रखना चैप्टर नंबर 10। तो गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, देर किस बात की। ओके, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो एंड जो बेल आइकन है वो भी हिट करना बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं जिसके अंदर 6000 स्टूडेंट है। ओके, आप ज्वाइन होकर वहां पे अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। एंड आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज है रिलेटेड टू एमएसटी सीईटी बायोलॉजी, तो आप यहाँ पे बेझिझक आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, फॉर मोर वीडियोज गो इन डिस्क्रिप्शन। तो यह है हमारा बेसिक वीडियो चैप्टर नंबर 10 का। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट मैं कह सकता हूं जिसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है चैप्टर नंबर 10 का। ओके, जो कि है ये क्या है, ये प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम आपको पता है कि प्लाज्मोडियम क्या है। प्लाज्मोडियम एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा पैथोजन हम जिसको कहेंगे, जिससे क्या होता है मलेरिया होता है। ओके, मलेरिया होता है, ये ध्यान में रखना आप अच्छी तरीके से। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जिसको हम कहते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये कैसा, ये पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। कौन सा, मलेरिया। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज है। स्पेसीज मतलब क्या, इसके अंदर और देखो, सबसे पहला है पी। ओके, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। देन पी मलेरी मतलब प्लाज्मोडियम मलेरी। उसके बाद पी ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल। एंड पी फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। तो ये चारों क्या है, ये है स्पेसीज। ये क्या है, स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के नहीं, तो प्लाज्मोडियम के स्पेसीज है चारों। और इसके अंदर जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसके अंदर उसका डेवलपमेंट चलता है बॉडी के अंदर, वो डिफरेंट डिफरेंट है। पी वाइवैक्स का है 14 डेज का, पी मलेरी का है 28 डेज का, पी ओव्यूल का है 70 डेज का, एंड पी फैल्सिपैरम का है 12 डेज का। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको इंक्यूबेशन पीरियड। तो आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड बिटवीन पी मलेरी, ओके, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो आपको आंसर आना चाहिए 28। ओके, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड बिटवीन इन बिटवीन पी फैल्सिपैरम, तो वो आएगा आपका 12 डेज का। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है पहला। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, फीवर जो होता है, साइक्लिक फीवर आता है मलेरिया के अंदर। साइक्लिक फीवर मतलब कि क्या, मतलब कि अगर अभी फीवर आया है तो उसके 2 घंटे बाद अगेन फीवर आएगा, उसके बाद अगेन फीवर आएगा, ऐसा फीवर आता आता रहता है, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक फीवर। और ये जो फीवर है वो उसका टाइम अलग अलग है। देखो, जो पी वाइवैक्स है, ओके, इसने अगर डिसीज हो गया, ये स्पेसिस ने, तो क्या हो गया, हमको 48 आवर्स जो होगा उसके बाद हमको फीवर आएगा। मतलब अगर अभी फीवर आया है तो उसके बाद 48 डेज हावर, घंटे के बाद हमको फिर अगेन फीवर आएगा। अगेन हमारा जो बॉडी है वो हॉट हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में अगर पी मलेरी के अंदर क्या है, हाई फीवर आफ्टर 72 आवर्स। ओके, सो पी मलेरी मतलब प्लाज्मोडियम मलेरी, इसके अंदर है जो फीवर आता है वो आता है 72 आवर्स के बाद, 72 घंटों के बाद आता है। उसके बाद पी ओवेल के अंदर 48 घंटों के बाद आता है, मतलब 48 घंटे हो जाने के बाद अगेन, उसके बाद अगेन 48 घंटे, मतलब ऐसा वो साइक्लिक चलता है। एंड पी फैल्सिपैरम के अंदर आता है वो 22 टू 48 आवर्स, मतलब 22 से 48 आवर्स तक, घंटों तक ये क्या होता है, हमारा फीवर आता है, ये हो जाने के बाद। और सबसे जो हम बोल सकते हैं सीरियस, वो है पी फैल्सिपैरम। क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो फीवर कितनी जल्दी आता है। ओके, मतलब अभी फीवर आया तो उसके बाद 22 या फिर 28 48, ओके, 22 टू 48 के बीच में जो घंटे है उसमें से अगेन रिपीट आ सकता है। ओके, मतलब जिसमें कम, बहुत ज्यादा कम इंटरवल है, मतलब कम इंटरवल होके अगेन फीवर आता है, तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, इसका पैटर्न ऑफ हाई फीवर समझ में आएगा। ये चारों का आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एमएचटी सीईटी के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में जो हमको पार्ट 2 है उसके अंदर सिर्फ गाइस डिसीज है। ओके, पहला है प्रोटोजोन डिसीज। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है अमोबियासिस, पहला वाला कौन सा डिसीज है, अमोबियासिस। उसके बाद है मलेरिया, उसके बाद है डेंगू।
ओके, सो मलेरिया एंड अमोबाइसिस, दीज आर द प्रोटोजोन डिसीज। ये क्या है? प्रोटोजोन डिसीज है। अभी यहाँ पे आपको और एक ध्यान में रखना है कि जो एमोबियासिस है, अभी एमोबियासिस, मलेरिया, डेंगू, उसके बाद है आपको कॉमन कोल्ड, एड्स, टाइफाइड, निमोनिया एंड देन निमोनिया, उसके बाद रिंगवर्म, फिलारियासिस एंड एस्केरियासिस। तो ये सारे डिसीज है। तो इसके आपको पॉजिटिव एजेंट मालूम होना चाहिए। मतलब अगर हमको मलेरिया हो रहा है तो क्या है? प्लाज्मोडियम से होगा। किससे होगा? प्लाज्मोडियम से। तो उसी तरीके से अगर हमको अमोबाइसिस हुआ है तो किससे हुआ है? उसका नाम क्या है अमोबाइसिस या डिसीज का? वो है एंटेमोeba हिस्टेरेटिका। सो उससे होता है अपना अमीबाइसिस। ओके, एंड किससे ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? वो है फिको ओरल रूट। ओके, फिको ओरल रूट मतलब हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको बोलते हैं फिको ओरल रूट, और इससे क्या होता है? ये ट्रांसफर होता है। ओके, ध्यान में रखना। तो व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन अमोबाइसिस? तो आपका आंसर आना चाहिए फिको ओरल रूट। या फिर पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ अमोबाइसिस एंटेमोeba हिस्टेरेटिका। इसको याद करके लेना, आपको रट लेना है। उसके बाद मलेरिया का क्या है पॉजिटिव एजेंट? प्लाज्मोडियम स्पेसिस। ओके, जिसको हम बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम स्पेसिस फिर कौन कौन से? प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम। 4 स्पेसिस हमने पढ़े थे। ओके, एंड इसका मोड क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर। वेक्टर है। वेक्टर क्या करता है पता है आपको? एक जगह से दूसरे जगह तक डिसीज को ले जाता है, वो होता है वेक्टर। और वो कौन है? वो है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। कौन है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो सर हमने मॉस्किटो पढ़ा था, अभी ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्या है? अभी देखो मॉस्किटो दो टाइप के, एक है मेल, सेकंड है फीमेल। तो जो मेल होते हैं ना गाइज, वो होते हैं नेक्टर सकर। नेक्टर मतलब पता है आपको? जो शुगरी सब्सटेंस होता है फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, फ्लावर के अंदर जो शुगरी सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं नेक्टर। और ये जो मेल है वो सिर्फ और सिर्फ नेक्टर को ही सक करते हैं, उसको ही वो अपने सक सक मतलब आपको पता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो फीमेल होता है ना वो होते हैं ब्लड सकर। वो कौन होता है? वो कैसे होते हैं? वो होते हैं ब्लड सकर। ओके, एंड ब्लड सकर क्या करेंगे फिर? ये क्या सक करेंगे? ब्लड सक करेंगे। और ब्लड कहाँ पे है? हमारे बॉडी के अंदर है। तो इसलिए फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ओके, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई नॉट मेल एनाफिलस मॉस्किटो? तो जो मेल होते हैं ना वो नेक्टर सकर्स होते हैं, इसलिए जो फीमेल है वही आएगा, बिकॉज फीमेल होते हैं ब्लड सकर्स। समझ में आ गया? तो वेक्टर के भी अंदर आपको मॉस्किटो नहीं बताना है, उसके अंदर और डिटेल में पूछा तो बोलना है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे दो डिसीज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट में है डेंगू। डेंगू, कॉमन कोल्ड, एड्स, टाइफाइड। ओके, उसके बाद है निमोनिया। ये चारों भी जो डिसीज हम ये ऊपर के तीन है नहीं, निमोनिया ये है वायरल डिसीज। ये कैसे डिसीज है? वायरल डिसीज। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव एजेंट क्या है डेंगू का? बताओ पॉजिटिव एजेंट। वो है डेंगू वायरस। ओके, कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव एजेंट वो है कोरोना वायरस और राइनो वायरस। ओके, उसके बाद है एड्स। एड्स का डिसीज है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके, देन है टाइफाइड। टाइफाइड का है साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। यस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, मतलब ये चारों, मतलब ये जो हमने 5 डिसीज देखे यहाँ पे आपको उसका पॉजिटिव एजेंट आपको समझ में आ गया। ओके, डेंगू किससे होता है? डेंगू वायरस से होता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वेक्टर। ओके, वो है एडस मॉस्किटो। ओके, इसका वेक्टर क्या है? एडस मॉस्किटो। ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट में कॉमन कोल्ड, इसका पॉजिटिव एजेंट है कोरोना वायरस और राइनो वायरस। एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या है? एक तो एक ड्रॉपलेट से होता है ये, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। अगर ड्रॉपलेट मतलब क्या है कि ड्रॉप पे फॉर्मेट में अगर वो वायरस आ गया बॉडी के ऊपर तो, या फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो गया तो। उसके बाद नेक्स्ट है एड्स। ये जो है HIV वायरस है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इन्फेक्टेड ब्लड। अगर देखो किसी का ब्लड आपने मतलब इन्फेक्टेड ब्लड अगर बॉडी के अंदर चला गया, वो सामने वाले पर्सन का, एड्स का ट्रांसमिशन मतलब क्या है कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे पहुंचता है, उसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। दूसरा अनसेफ सेक्स कॉन्टैक्ट। इसमें अंदर अगर हमने जो बैरियर्स है वो यूज नहीं किए, डायरेक्टली अगर कॉन्टैक्ट होगा तो उससे क्या होता है? वो जो वायरस है वो अपने अंदर आ जाएगा। उसके बाद इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो चाइल्ड के अंदर वो जा सकता है। समझ में गया? तो यह है एड्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं आपको यहाँ पे, बिकॉज मोड ऑफ एड्स का जो ट्रांसमिशन का मोड है यहाँ पे इन्फेक्ट बहुत मतलब 2-3 ऑप्शन है, इन्फेक्टेड ब्लड, अनसेफ सेक्स, देन अनइफेक्टेड मदर टू चाइल्ड। तो ये तीनों भी है। उसके बाद और आपको देंगे और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। तो वहां पे आपको जो अलग दिया गया होगा वो ढूंढना होगा, है कि नहीं। उसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। एंड ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फिको ओरल रूट, जैसा कि अमोबाइसिस के अंदर था। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हम बाहर डालते हैं उसके थ्रू क्या होता है? ये ट्रांसमिट होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है निमोनिया। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? साल्मोनेला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, H
influenza, then influenza virus, then a respiratory syncytial virus, adenovirus, then parainfluenza virus, then pneumocystic jirovecii and then a pneumocystic carini. तो ये सभी क्या है गाइस, ये सभी क्या है पॉजिटिव एजेंट्स है निमोनिया की। इतने सारे पॉजिटिव एजेंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ओके, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में रिंगवर्म क्या है, नेक्स्ट में रिंगवर्म। तो रिंगवर्म जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्रिप्टोफाइटन और माइक्रोस्पोरम। ओके, क्या है, ट्रिप्टोफाइटन या फिर माइक्रोस्पोरम, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। उसके बाद फिलियारिएसिस का क्या पॉजिटिव एजेंट है, पता है आपको फिलियारिएसिस का, तो वो है गाइस वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। डब्ल्यू का मतलब होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, देन बी मल्यानी एंड बी टिमोरी। तो ये सभी क्या है, ये पॉजिटिव एजेंट है फिलियारिएसिस के अंदर। ओके, एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है उसके बाइट से ये डिसीज होता है फिलियारियासिस। ओके, एंड रिंगवर्म का क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जिससे क्या होता है रिंगवर्म होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, रिंगवर्म। ओके, मतलब डायरेक्ट बॉडी से बॉडी कांटेक्ट हो गया या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब कोई चीज लगा और वो बाद में, अगर देखो डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब क्या कि एक इन्फेक्टेड हमारे पास पर्सन है, एक इन्फेक्टेड पर्सन, देखो ये इन्फेक्टेड पर्सन ये नॉर्मल पर्सन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गई इसकी बॉडी, तो हो जाएगा डिसीज। या फिर अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन है उसने एक चीज को छुआ और ये उसके बाद जो नॉर्मल पर्सन है उसने उस चीज को छुआ तो फिर उसको वो डिसीज हो जाएगा। ठीक है, ये है अनडायरेक्टली। ओके, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट से ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। देन अस्कैरियासिस, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है अस्कैरियस लुब्रिकोइड्स, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका फिको ओरल रूट। क्या है, फिको ओरल रूट, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। तो गाइस ये सभी डिसीज के बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके स्पेसीज, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और ये डिसीज किससे होता है, पॉजिटिव एजेंट्स, एंड उसके बाद उसके ट्रीटमेंट्स। ये चारों चीजें, पांचों चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़े हम देखते हैं क्वेश्चन की कैसे आपको पूछे जाएंगे। सो देखो पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस इज डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ डिस्टर्ब्ड और क्या है, ड्रेन functioning of one or more organs or organ system of the body due to the infection, defective diet और heredity। तो गाइज ये जो है कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर ड्यू टू द इन्फेक्शन। तो उस हम क्या कहेंगे उस कंडीशन को, तो इसका नाम क्या है, आर्थ्रल्जिया, देन ओनेकोमाइकोसिस, देन डिसीज एंड हेपेटोमिगिली। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है डिसीज। डिसीज एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम पूरी डैमेज हो जाती है, जो बॉडी का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक स्पेस डिसीज आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड मे बी कॉज्ड बाय जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। सो ये तो बर्थ से प्रेजेंट होते हैं ऐसे डिसीज जो बर्थ से प्रेजेंट होते हैं, और ये जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी से कॉज होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ये होते हैं। तो उसका नाम क्या है, सबसे पहला एक्वायर्ड, देन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस एंड कंजेनिटल। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है कंजेनिटल डिसीज। ये ऐसे डिसीज होते हैं जो बर्थ से प्रेजेंट होते हैं और ये जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी से आते हैं, जो कि कंजेनिटल डिसीज। ओके, देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है कंप्लीट द एनोलॉजी। आपको एनोलॉजी कंप्लीट करना है, जैसे कि डिसीज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, ओके, उसको हम क्या कहेंगे, एंड डिसीज डेवलप आफ्टर बर्थ, वो है एक्वायर्ड डिसीज। और जो डिसीज पहले है वो कौन सा है, कंजेनिटल डिसीज, डेफिशिएंसी डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है कंजेनिटल डिसीज, बिकॉज ऊपर में ही हमने पढ़ा है कि जो बर्थ प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, तो यहाँ पे डिसीज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ क्या है, कंजेनिटल डिसीज, एंड डिसीज डेवलप आफ्टर बर्थ वो क्या है, एक्वायर्ड डिसीज। तो ये दोनों के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जो बर्थ से प्रेजेंट होते हैं डिसीज वो होते हैं कंजेनिटल डिसीज, और जो आफ्टर बर्थ डेवलप होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डिसीज डेवलप हो गया तो वो होते हैं एक्वायर्ड डिसीज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है डिसीज लाइक कैंसर विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन आर नोन एज। सो डिसीज लाइक कैंसर, जैसे कि कैंसर डिसीज है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जाता। ओके, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन, ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में नहीं जा सकता। तो वो कौन से डिसीज है, देखो कॉन्जेनिटल डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज एंड इन्फेक्शियस डिसीज। तो जो डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जा रहा उसको हम बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस, मतलब वो दूसरे पर्सन को, हेल्थी पर्सन को इन्फेक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा, मतलब नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। देन क्वेश्चन नंबर 5, डिसीज कॉजिंग लाइक द ऑर्गेनिज्म लाइक मोल्ड, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, हेलमिन, ईटीसी आर कॉल्ड। ये सभी डिसीज कॉजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
और डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो डिसीज कॉज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर, होस्ट, पैरासाइट या फिर पैथोजन। क्या कहते हैं उसको? क्या गाइस, क्या कहते हैं? पैथोजन, जो कि डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस होता है। देन क्वेश्चन नंबर है 6, मेनी पैथोजेंस आर यूज्ड अदर ऑर्गेनिज्म नोन एज टू इन्फेक्ट देयर होस्ट। सो जो पैथोजन होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? बताओ। देखो, अगर ये हमारा पैथोजन है कि नहीं, तो ये हमारा पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, तो ये हमारा जो पैथोजन है इसको यहां तक पहुंचना है तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज करता है। तो समझ लो इसने इसको यूज कर लिया। ओके, ये उड़ने वाला एनिमल है, ऐसा समझ लो। ये मॉस्किटो है, तो ये क्या हो गया? ये मॉस्किटो के ऊपर बैठ गया, उसके बाद ये यहाँ पे इसके ऊपर चला गया, और ये जो बीच में है गाइस उसको हम कहते हैं वेक्टर्स। क्या कहते हैं? वेक्टर्स। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वेक्टर्स। मेनी पैथोजन यूज अदर ऑर्गेनिज्म नोन एज वेक्टर्स टू इन्फेक्ट देयर होस्ट। होस्ट मतलब क्या? कि ये उसकी बॉडी दूसरे ऑर्गेनिज्म की, उसको हम बोलेंगे होस्ट, जिसके ऊपर ये वायरस अटैक करने वाला है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करने वाला है, और ये जिसका हेल्प लेता है वहां तक पहुंचने के लिए, तो वो होता है वेक्टर्स। ब्लैंक स्पेस lives in or on the body of another organism and drives nutrition from that of the host organism। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है और जहां से वो अपना खाना लेता है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? ओके, ये ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर है दूसरा ऑर्गेनिज्म, और ये यहाँ से अपना खाना ले रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? बताओ। पैरासाइट, वेक्टर, पैथोजन या फिर प्रोटिस्ट? इसका आंसर है गाइज पैरासाइट। पैरासाइट एक ऐसा एनिमल है जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाता है और उसके बॉडी से ऊपर रहता है। अब देखो यहाँ पे उसके दो टाइप है, एक है एंडो पैरासाइट, एक है इक्टो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट मतलब क्या? कि ऐसे पैरासाइट जो कि एनिमल बॉडी के बाहर से ही बाहर रह के खाना वो लेते हैं। आपने कुछ एनिमल्स ऐसे देखे होंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओके, इंसेक्ट लाइक, जो कि जानवर के ऊपर, सो वो ऑर्गेनिज्म दूसरे एनिमल के ऊपर क्या करते हैं? रहते हैं, और वहां से वो ब्लड सक कर लेते हैं। वो होते हैं, वो बॉडी के ऊपर रह के ब्लड फूड लेते हैं, वो होता है इक्टो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट। और दूसरा होता है एंडो पैरासाइट, जो बॉडी के अंदर जाके लेते हैं, वो होते हैं एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट फॉर एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, मलेरिया जिस डिसीज होता है प्लाज्मोडियम, वो बॉडी के अंदर जाके अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, तो वो होता है एंडो पैरासाइट, और इक्टो पैरासाइट बाहर आके। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है 8, बेड बग इज एन। सो जो बेड बग है इज एन, ये कैसा पैरासाइट है? इक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, पैथोजन या फिर प्रोटिस्ट? तो गाइस इसका आंसर है इक्टो पैरासाइट। ये इक्टो पैरासाइट है बिकॉज ये बॉडी के ऊपर रहता है। तो अगर आप नाम डालोगे इंटरनेट पे बेड बग, तो आपको सामने आ जाएगा एनिमल का स्ट्रक्चर, वो कौन से एनिमल के ऊपर प्रेजेंट रहता है, वो आपको समझ में आएगा कि इसको हम इक्टो पैरासाइट क्यों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर है अपना 9, जो कि देखो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछते हैं एमएसटी सीईटी के अंदर, जैसा कि ये डायग्राम्स के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है पता है आपको? देखो यहाँ पे आपको इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। जैसे कि देखो यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड पी मलेरिया, पी वाइवेक्स के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पी मलेरी, पी होवेल एंड पी फैल्सिपारम। तो बताओ इसका इंक्यूबेशन पीरियड। जो पी वाइवेक्स है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? वो होता है 14 डेज का। ओके, उसके बाद सेकंड जो पी मलेरिया इसका होता है 28 डेज का। देन पी ओवेल का होता है गाइस 17 डेज का। एंड लास्ट में बचा है अपना पी फैल्सिपारम, उसका कितना होता है फिर? 12 डेज का। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा गाइस वो कौन सा आएगा? बी। ओके, सो यहाँ पे इसका आंसर है बी। देन क्वेश्चन नंबर है 10, oocytes which penetrate the mosquito gut leading produce। तो जो oocyte होते हैं वो क्या करते हैं? जो मॉस्किटो गट होता है, मॉस्किटो का गट, ओके, डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट है गट, जहाँ पे वो क्या करता है? उसको अंदर जाता है, उसको पेनिट्रेट करता है, और उसको हम क्या कहते हैं? ओके, प्रोड्यूस। वो क्या प्रोड्यूस करता है? oocyte, then hepatocytes, then gametocytes and none of these। So इसका आंसर है गाइस oocyte। जो oocytes है वो पेनिट्रेट करते हैं मॉस्किटो के गट के अंदर और जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? oocyte प्रोड्यूस करते हैं, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर है 11, रप्चर ऑफ oocyte ऑफ मलेरिया पैरासाइट रिलीज। जो मलेरिया पैरासाइट है उसका अगर oocyte रिलीज रप्चर हो गया तो वो क्या रिलीज करेगा? क्या रिलीज करेगा? वो रिलीज करेगा गाइस स्पोरोजोइट्स। उसके अंदर क्या होता है? स्पोरोजाइट्स होते हैं। वो अगर ऊपर का रप्चर हो गया तो ये क्या रिलीज करेगा? वो स्पोरोजाइट्स रिलीज करेगा। ओके, ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया के अंदर पूरा डिटेल में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12, विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इन्फेक्ट द लिवर सेल। सो कौन सी स्टेज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की जो लिवर सेल को क्या करती है? इन्फेक्ट कर दी है। तो वो बताओ आप, स्पोरोजोइट्स, प्रोपोजोइट्स, स्नाइजोइट्स एंड मेरोजोइट्स। तो इसका आंसर है गाइस स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट एक ऐसी स्टेज है। अभी देखो जो मलेरिया है, प्लाज्मोडियम मलेरिया,
जो मलेरिया डिसीज होता है वो किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, प्लाज्मोडियम का एक स्पेसीज है ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जैसे यहाँ पे पी वाइवैक्स मतलब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो इसके लाइफ के अंदर स्टेजेस होते हैं, मतलब ये ए बनता है, उसके बाद बी बनता है, देन सी बनता है, देन डी बनता है। तो पहले वाला ए है वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता, जो लास्ट वाला डी होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब स्टेजेस इसके चेंज होते रहते हैं। इसमें अंदर जो स्पोरोजाइट स्टेज होता है ये लीवर सेल के ऊपर अटैक करता है, स्पोरोजोइट्स। देन क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर रिलीज स्पोरोजाइट्स माइग्रेट टू, तो जो स्पोरोजाइट रिलीज हो जाएंगे तो वो कहां कहां पे जाएंगे, बताओ कहां पे जाएंगे। ओके, माइग्रेट टू ऑफ मॉस्किटो, ओके, गट ऑफ मॉस्किटो, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ मॉस्किटो एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। ओके, जब क्या होगा मॉस्किटो, ये देखो प्लाज्मोडियम का ऊपर का जो हम बोल सकते हैं उसको ऊसाइड्स होते हैं, वो ऊसाइड जब ब्रेक हो जाएगा तब वहां से स्पोरोजाइट रिलीज हो जाएंगे, और ये स्पोरोजाइट जो है वो लिवर सेल पे अटैक करते हैं, वो कहां पे जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर जाएंगे स्पोरोजाइट, माइग्रेट टू आफ्टर रिलीज हो जाने के बाद। देन क्वेश्चन नंबर है 14, डाइथिल कार्बेमाइजाइन सिट्रेट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। सो ये जो डाइथिल कार्बेमाइजाइन सिट्रेट है ये कौन सा ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, मलेरिया, एस्केरियस, फिलारियासिस, टाइफाइड। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है फिलारियासिस, फिलारियासिस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ओके, आपको सभी डिसीज के जो ट्रीटमेंट है गाइस, ट्रीटमेंट मतलब इस ये डिसीज हो जाने के बाद एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हम यूज करते हैं वो ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टाइफाइड इज कॉज बाय, अभी देखो ये पॉजिटिव एजेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सो टाइफाइड किससे होता है बताओ, स्ट्रेप्टोकोकस, एस्केरियस लिब्रिकोइड्स, एंटेमोहिस्टोरिटिका, साल्मोनेला टाइफी। तो इसका आंसर क्या है गाइस, साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टाइफाइड इज अ, टाइफाइड कैसा डिसीज है, वायरल डिसीज है, प्रोटोजोन डिसीज है, बैक्टीरियल है या फिर हेलमिंथ है। तो ये कैसा है, ये है बैक्टीरियल डिसीज, है कि नहीं। तो साल्मोनेला, ये जो टाइफी है साल्मोनेला टाइफी, ये कैसा है, ये बैक्टीरिया है, इसलिए ये बैक्टीरियल डिसीज है। देन क्वेश्चन नंबर 17, जो कि पैथोजेनिसिटी ऑफ साल्मोनेला टाइफी इज ड्यू टू, जो पैथोजेनिसिटी है, पैथोजन मतलब जो बॉडी को हार्म प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस, और पैथोजेनिसिटी मतलब कि बॉडी को हार्म करने की कैपेसिटी। तो ये जो साल्मोनेला टाइफी के अंदर होती है वो ड्यू टू किसके वजह से होते हैं, ड्यू टू एच एंटीजन, ड्यू टू ओ एंटीजन, ड्यू टू के एंटीजन, ड्यू टू वी आई एंटीजन। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है ओ एंटीजन। जो अपना साल्मोनेला टाइफी होता है वहां पे ओ एंटीजन प्रेजेंट होता है, और जिससे उसके जो वो पैथोजन होता है, मतलब वो हमारे बॉडी को क्या करता है, हार्म प्रोड्यूस करता है। ओके, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 18, जो कि है साल्मोनेला टाइफी पजेसेस, जो साल्मोनेला टाइफी है ओके वो पजेसेस, उसके अंदर क्या होता है, एंटीजन ऑन द इट्स फ्लैजेला, उसके फ्लैजेला के ऊपर कौन सा एंटीजन होता है। ये साल्मोनेला टाइफी, फ्लैजेला मतलब क्या, जो मूवमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं ऑर्गन, जिसको हम लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। तो इसके अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है गाइस वो कौन सा होता है आपको बताना है, उसके फ्लैजेला के ऊपर, ओ, एच, के एंड वी आई। तो गाइस इसका आंसर है एच, एच एंटीजन प्रेजेंट रहता है उसके फ्लैजेला के ऊपर। देन क्वेश्चन नंबर है 19, जो कि रोज कलर्ड स्पॉट और रैश डेवलप ऑन द स्किन, जो रोज कलर स्पॉट या फिर रैश डेवलप होते हैं स्किन के ऊपर ड्यूरिंग कौन सा डिसीज के ड्यूरिंग, मतलब ये सिम्टम्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सिम्टम्स डिसीज के अंदर सिम्टम्स होते हैं उसके ऊपर, मलेरिया, टाइफाइड, क्लोरेला एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है टाइफाइड। टाइफाइड के अंदर क्या होता है, रेड कलर स्पॉट या फिर रैश डेवलप होते हैं स्किन के ऊपर। देन क्वेश्चन नंबर 20, हाई फीवर, व्हाइट कोट ऑन टंग एंड अनऑरेक्सिया आर द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ। सो हाई फीवर, व्हाइट कोट ऑन टंग एंड अनऑरेक्सिया, ये जो सभी सिम्टम्स है वो कौन से डिसीज के अंदर दिखते हैं हमको। तो गाइज उसका जो आंसर है वो बताओ, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका आंसर है टाइफाइड। तो देखो सबसे पहले तो आपको कॉजेटिव एजेंट, ओके कॉजेटिव एजेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रीटमेंट के ऊपर। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ डिसीज, वायरल डिसीज है या फिर कैसा टाइप ऑफ डिसीज के ऊपर, है कि नहीं। उसके बाद आपको कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सिम्टम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिम्टम्स। उसके बाद कैसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये 4 टाइप के क्वेश्चन हमको समझ में आ रहा है अपना डिसीज सेक्शन के ऊपर। तो ये सभी अगर आप क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपका कुछ बचेगा नहीं। ओके, द मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन, देखो अभी रूट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो मतलब ये इतने सारे हमको पता चल गए। अगर ये सभी आप करोगे, सभी डिसीज के याद कर लोगे ना तो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। द मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड इज, टाइफाइड का क्या है फिर मेन रूट, ओके बताओ। तो वो है फिको ओरल, क्या है फिको ओरल।
ओके, ध्यान में रखना फिको ओरल। सो ये क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता है, फिको ओरल रूट। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 22, मैच द कॉलम। ये कॉलम आपको मैच करना है। जैसे कि जो वायरल डिसीज है वो स्पेसिस से होता है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया। वायरल कौन सा होता है, बैक्टीरियल कौन सा होता है, फंगल कौन सा होता है? ओके बताओ। सो जो वायरल होता है गाइस वो कौन सा होता है? वो होता है RSV या फिर एडेनो वायरस या फिर पैरा इन्फ्लुएंजा। ये वायरल है। ओके, वायरल पॉजिटिव एजेंट है निमोनिया के। उसके बाद जो बैक्टीरियल है, ओके नेक्स्ट कौन सा है? वो है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल कौन सा है? सो बैक्टीरियल है गाइस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसके बाद जो फंगल है, फंगल कौन कौन से? फंगल है पी जीरोवेसी एंड पी कोरिनी। ओके, ये ध्यान में रखना। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है डी। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जो निमोनिया है, ओके जो निमोनिया डिसीज है इसके बहुत सारे स्पेसीज है, बहुत सारे स्पेसीज है, लेकिन ये स्पेसीज के टाइप्स है। ओके, सबसे पहला है वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर है 23, जो कि निमोनिया इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइंस एंड सिम्टम्स एक्सेप्ट। अभी देखो निमोनिया के ऊपर अंदर ये सभी होते हैं, इसमें से 3 होते हैं सिम्टम्स, एक को छोड़ के। कौन सा सिम्टम नहीं होता? सबसे पहला है ड्रास्पेनिया, ग्रीनिश फ्लेजम, देन चेस्ट पेन एंड आर्थ्रैल्जिया। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है आर्थ्रैल्जिया। ये आर्थ्रैल्जिया जो सिम्टम है वो नहीं होता किसके अंदर? निमोनिया के अंदर। ओके, तो ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर 24, बेंजिल पेनिसिलिन, देन एम्पिसिलिन एंड क्लोरामफेनिकोल। ये जो केमिकल्स है इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ये किसके ट्रीटमेंट, डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं ये केमिकल कॉमनली? बताओ। टाइफॉइड, एलिफेंटाइसिस, निमोनिया एंड रिंगवर्म। तो गाइस इसका आंसर जो है वो है निमोनिया। तो निमोनिया के अंदर हम ये यूज करते हैं। तो अभी देखो मैंने क्या बताया था आपको, ट्रीटमेंट। देखो ये ट्रीटमेंट के ऊपर क्वेश्चन अभी आया है। तो ये 1 2 3 4 5 हो गया, 5 टाइप के अगर आपने क्वेश्चन कर लिए पूरे डिसीज के, तो आपका डिसीज का सेक्शन ही हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर है 25, जो कि है रिंगवर्म इज कॉज बाय। जो रिंगवर्म होता है ये कॉज होता है फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। तो ये आपको आएगा जो है फंगल इन्फेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, विच फंगस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डर्मेटोफाइटोसिस। ये डर्मेटोफाइटोसिस जो है वो स्किन से रिलेटेड डिसीज है, जो कि अपना फंगस मतलब रिंगवर्म से रिलेटेड डिसीज। तो ये किससे होता है बताओ? ये माइक्रोस्पोरम, देन ट्राइकोफाइटॉन, देन निमोसिस्टिक। तो इसका आंसर क्या है गाइस? एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। इससे क्या होता है? ये डर्मेटोफाइटोसिस नाम का डिसीज होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है फंजाई कॉजिंग डर्मेटोफाइटोसिस फीड ऑन विच प्रोटीन। जो फंजाई होती है, जो डर्मेटोफाइटोसिस, ये क्या होता है? डिसीज होता है जो कि स्किन से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है? स्किन से रिलेटेड है। तो वो कौन सा प्रोटीन लेती है? तो आपको पता है स्किन के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? वो होता है केराटिन। ओके, केराटिन। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आएगा केराटिन। देन क्वेश्चन नंबर है 28, जो कि रिंगवर्म कॉज। रिंगवर्म क्या कॉज करता है? एथलीट फूट, देन ऑनकोमाइकोसिस, देन थिकनिंग एंड डीकलरिंग ऑफ नेल एंड ऑल ऑफ दिस। सो इसका जो आंसर है गाइस वो है ऑल ऑफ दिस। मतलब सबसे पहले तो एथलीट फूड्स, जैसे कि ओके ऐसा फूड की तरह वहां पर हमारा हाथ के ऊपर ऐसा निशान हो जाता है। उसके बाद है ऑनकोमाइकोसिस, देन थिकनिंग एंड डीकलरिंग ऑफ नेल, जो अपना नेल है वो थिक एंड डीकलर बन जाता है, एंड ये भी एक सिम्टम्स है। एंड ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये तीनों सिम्टम्स होते हैं रिंगवर्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, ऑनकोमाइकोसिस इज अ इन्फेक्शन ऑफ। ये ऑनकोमाइकोसिस क्या है? ये इन्फेक्शन है। किसका इन्फेक्शन बताओ? तो वो है नेल का इन्फेक्शन। ओके, इसलिए यहाँ पे देखो ऑनकोमाइकोसिस, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था बिकॉज आगे वो था। देन क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, एडोलसेंट्स आर डिफाइंड एज ए इंडिविजुअल बिटवीन एज ग्रुप। देखो एडोलसेंट्स क्या होता है? एडोलसेंट्स ऐसा एज ग्रुप होते हैं बच्चे जो किसके एज ग्रुप के बीच में होते हैं, मतलब 10 to 30 ईयर्स, 8 to 15 ईयर्स, 10 to 19 ईयर्स एंड 80 to 21 ईयर्स। इसका जो आंसर है वो गाइस है 10 to 19 ईयर्स। 10 to 19 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ना वो एडोलसेंट्स होते हैं। एडोलसेंट हम जिसको कहते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। तो गाइस यहाँ पे हमने पूरा जो चैप्टर अपना 10 था वो खत्म कर दिया है। पार्ट 2 इसका हमने इस वीडियो के अंदर देखा। मुझे लगता है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी अच्छी तरीके से एमएससी सीटी का प्रिपरेशन हो सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।